हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान परिवार में। कल हमने वंशानुगति के आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 25 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके नीट, पीएनएसटी, एएनएम, पैरामेडिकल जैसे एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रतिकृति की शुरुआत के लिए छोटे आरएनए खंड की आवश्यकता होती है, इसे क्या कहा जाता है? ओजाकी खंड, आरएनए प्राइमर, प्रोमोटर और इंट्रॉन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, आरएनए प्राइमर। डीएनए पॉलीमरेज नए सिरे से श्रृंखला की शुरुआत नहीं कर सकते, इसे आरंभ करने के लिए एक लघु पूरक प्राइमरी आरएनए खंड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं में प्रतिकृति की प्रक्रिया कोशिका चक्र सेल साइकिल की किस प्रावस्था में होती है? G1 प्रावस्था, S प्रावस्था, G2 अवस्था और M प्रावस्था। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, S प्रावस्था। सेल साइकिल की एस प्रावस्था संश्लेषण अवस्था सिंथेटिक फेज के दौरान ही केंद्रक के भीतर डीएनए का रेप्लिकेशन संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए कुंडलियों को खोलने के दौरान उत्पन्न होने वाले तनाव टेंशन को कौन सा एंजाइम कम करता है? हेलिकेज, टोपोआइसोमेरेज यानी गायरेज, लाइगेज, प्राइमेज। इसका राइट आंसर है बी, टोपोआइसोमेरेज। हेलिकेज हाइड्रोजन बंध तोड़कर कुंडलियों को खोलता है, जबकि टोपोआइसोमेरेज खुले हुए भाग के आगे उत्पन्न होने वाले सुपर क्लाइन तनाव को दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकीर्णन यानी रेप्लिकेशन फॉर्क में प्रयुक्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी केवल, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफेस्फेट, जीटीपी केवल, फास्फाइनोल पाइरुवेट। इसका राइट आंसर है बी, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफास्फेट दोहरे कार्य करते हैं। ये नए रज्जु के लिए सबस्ट्रेट आधार प्रदान करते हैं और उनके दो फास्फेटों बंधों को टूटने से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भाग 4 अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। डीएनए का वह रज्जु स्टैंडर्ड जिसका अनुक्रमण बनाने वाले एमआरएनए के समान होता है, केवल टी के स्थान पर यू को छोड़कर क्या कहलाता है? टेम्पलेट रज्जुक, कोडिंग रज्जुक यानी कुलेखन रज्जुक, एंटीसेंस रज्जुक, गैर कोडिंग रज्जुक। इसका राइट आंसर है बी, कोडिंग रज्जुक यानी कोडिंग स्टैंडर्ड। अनुलेखन के समय एंजाइम टेम्पलेट रज्जुक 3 और 5 के पूरक आरएनए बनाते हैं, जिससे बनने वाले आरएनए का अनुक्रमण कोडिंग रज्जुक 5-3 के बिल्कुल समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जीवाणु में अनुलेखन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज में कौन सा कारक जुड़ता है? सिग्मा कारक, रो कारक, ओकोजाकी कारक, टर्मिनेटर कारक। इसका राइट आंसर है ए, सिग्मा कारक।
सिग्मा कारक प्रोमोटर स्थल की पहचान कर अनुलेखन की शुरुआत इनिटेशंस कराता है, जबकि रो कारक अनुलेखन के समापन टर्मिनेशंस के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकेरियोटिक में एमआरएनए के निर्माण के लिए कौन सा विशिष्ट एंजाइम उत्तरदायी है? एमआरएनए के निर्माण के लिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इसका राइट आंसर है बी, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। यूकेरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड विषमंगी केंद्रीय आरएनए या प्री एमआरएनए का अनुलेखन करता है, जो बाद में परिपक्व यानी डेवलप एमआरएनए बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसिट्रोनिक संरचना जीन मुख्य रूप से किन जीवों में पाए जाते हैं? जीवाणुओं में, यूकेरियोटिक सुकेंद्रियों में, प्रोकैरियोटिक में या नील हरित शैवाल में? इसका राइट आंसर है बी, यूकेरियोटिक सुकेंद्रियों में। यूकेरियोटिस में एक प्रमोटर के तहत केवल एक सिस्टोन या प्रोटीन कूट होता है, मोनोसिस्टोनिक, जबकि जीवाणु में एक साथ कई जीन जुड़े होते हैं, पॉलीसिट्रोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु में अनुलेखन और अनुवादन ट्रांसलेशंस की प्रक्रिया एक साथ क्यूप्लेट क्यों हो सकती है? क्योंकि उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, क्योंकि आरएनए प्रसंकरण यानी रिप्लेसिंग की आवश्यकता नहीं होती, या ए या बी दोनों सही है, क्योंकि उनका डीएनए गोलाकार होता है। इसका आंसर है दोस्तों सी, दोनों, यानी उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, आरएनए प्रसंकरण स्प्लिसिंग की आवश्यकता नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों भाग 5 यानी भाग 5, अनुवांशिक कूट एवं अनुवादन, सिंटैक्टिक कोड एंड ट्रांसलेशंस के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक कूट की अपहाइस्त प्रकृति से क्या तात्पर्य है? एक कूट से एक अधिक अमीनो अम्ल को कोट कर सकता है। एक ही अमीनो अम्ल एक से अधिक कोट द्वारा किया जा सकता है। कूट हमेशा सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होते हैं। कूटों के बीच विराम चिन्ह होते हैं। इसका राइट आंसर है बी, एक ही अमीनो अम्ल एक से अधिक कूटों द्वारा कोट किया जा सकता है। कुल 61 क्रियाशील कूट केवल 20 अमीनो अम्ल को कोट करते हैं, इसलिए कई अमीनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूट उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीआरएनए की संरचना को दर्शाने वाले क्लोवर लीफ मॉडल जैसी आकृति होता है। टीआरएनए की संरचना को दर्शाने वाला क्लोवर लीफ मॉडल कैसी आकृति का होता है? एल आकृति का, त्रिआयामी, रेखीय आकृति का, गोलाकार या वाय आकार का? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, एल आकार का। द्विविमीय 2D कागज पर या क्लोवर की पत्ती जैसे दिखता है, लेकिन इसका वास्तविक त्रिआयामी यानी 3D संरचना उल्टे एल के आकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण के समय पहला अमीनो अम्ल टीआरएनए द्वारा कहाँ लाया जाता है और किससे जुड़ता है? राइबोसोम की छोटी उप इकाई से, राइबोसोम के पी स्थल से, राइबोसोम के ए स्थल से और ई स्थल से? इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, राइबोसोम के पी स्थल से।
केवल पहला प्रारंभ टीआरएनए मेथायोनिन युक्त सीधे पी साइट पर आता है। इसके बाद आने वाले अन्य सभी नए टीआरएनए हमेशा ए साइट एमिनो एसिड साइट में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइड बंध के निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करने वाला राइबोजाइम वास्तव में क्या है? एक प्रोटीन एंजाइम, 23 एसआरएनए जीवाणु में, 5 एसआरएनए और एमआरएनए खंड। इसका राइट आंसर है बी, 23 एसआरएनए जीवाणुओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक में पाए जाने वाले 23 एसआरएनए एक गैर प्रोटीन एंजाइम आरएनए उत्प्रेरक जो पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज की तरह कार्य कर पेप्टाइड बंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबड़ खाबड़ परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? नीरेनबर्ग, हरगोविंद खुराना, फ्रांसिस क्रिक या हॉले? वोबल हाइपोथेसिस किसने प्रस्तुत की? इसका राइट आंसर है सी, फ्रांसिस क्रिक। क्रिक ने बताया कि कूट के तीसरे बेस जोड़े में थोड़े ढीले वॉबलिंग होने पर भी सही एंटीकोडान जुड़ा सकता है, यानी जुड़ जाता है, जिससे कूट की संख्या में बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे भाग 6 जीन विनिमय एवं मानव जीनोम यानी HGP। इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। गैर ओपेरॉन लेक ओपेरॉन में जीन Z किस एंजाइम को कूटलेखित करता है? परमिएज, ट्रांसएसिटिलेज, बी लैक्टोसिडेज, दमनकारी प्रोटीन। इसका राइट आंसर है सी, बी लैक्टोसिडेज। जीन जेट बी लैक्टोसिडेज बनाता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। जीन Y परमिएज बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना HGP को किस वर्ष में औपचारिक रूप से शुरू और समाप्त किया गया था? 1990 से 2003, 1953 से 1963, 2000 से 2010, 1985 से 2000। इसका राइट आंसर है ए, 1900 से 2003। यहाँ एक अंतरराष्ट्रीय महापरियोजना मेगा प्रोजेक्ट थी जो 1990 से शुरू हुई और 2003 में इसका मुख्य कार्य पूर्ण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीनोम के किस गुणसूत्र क्रोमोसोम पर जीनों की संख्या सबसे अधिक और किस पर सबसे कम पाई जाती है? X गुणसूत्र 21वें और Y गुणसूत्र 1 और Y गुणसूत्र X और Y गुणसूत्र A और 22। इसका राइट आंसर है बी, गुणसूत्र 1 और Y। मानव गुणसूत्र 1 पर सबसे अधिक 2968 जीन पाए जाते हैं और नर निर्धारण करने वाले Y गुणसूत्र पर सबसे कम 231 जीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्त अनुक्रम टैग पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूरे जीनोम का अनुक्रमण करना, केवल उन जीनों की पहचान करना जो आरएनए के रूप में व्यक्त होते हैं, केवल गैर कोडिंग क्षेत्रों का अध्ययन करना, प्रोटीन संश्लेषण का पता लगाना। इसका राइट आंसर है बी, केवल जीन की पहचान करना और आरएनए के रूप में व्यक्त करना। TSTS यानी एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग दृष्टिकोण के तहत पूरे जीनोम के बजाय केवल सक्रिय रूप से कूटलेखन करने वाले mRNA बनाने वाले भागों का अनुक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव डीएनए का कितना प्रतिशत भाग वास्तव में प्रोटीन को कोड करता है? 50% से अधिक, लगभग 10%, 2% से भी कम और 25%। इसका राइट आंसर है सी, 2% से भी कम। मानव जीनोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा दोहराव वाले अनुक्रमण यानी रिपीटेड सीक्वेंसेस का बना होता है और 2% से भी कम हिस्सा वास्तविक प्रोटीन को कोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सटीक बहुरूपता सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म से तात्पर्य है पूरे जीनोम का बदल जाना, एक बेस जोड़े पर आने वाला नाइट्रोजन क्षार का अंतर, गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाना, केवल कैंसर कोशिका में होने वाला परिवर्तन। इसका राइट आंसर है बी, एक बेस जोड़े पर आने वाला नाइट्रोजन क्षार का अंतर। मानव आबादी में लगभग 1.4 मिलियन स्थानों पर केवल एक नाइट्रोजन बेस का अंतर पाया जाता है जिसे SNP या सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम भाग 7 यानी डीएनए फिंगरप्रिंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर लालजी सिंह और डॉक्टर कश्यप, डॉक्टर अरविंद खुराना और सतीश धवन। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, लालजी सिंह और डॉक्टर कश्यप। डॉक्टर लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है जिन्होंने स्वदेशी स्तर पर BKM प्रोब विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंट में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद डीएनए खंडों को नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नॉर्थर्न ब्लास्टिंग, सदर्न ब्लास्टिंग, वेस्टर्न ब्लास्टिंग, एम्प्लीफिकेशन। इसका राइट आंसर है बी, सदर्न ब्लास्टिंग। वैज्ञानिक एडवर्ड संदर्भ के नाम पर इस ब्लास्टिंग तकनीक को सदर्न ब्लास्टिंग कहा जाता है जिसका उपयोग अलग किए गए डीएनए खंडों के स्थानांतरण हेतु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी अपराध स्थल से बहुत कम मात्रा में डीएनए प्राप्त होता है तो उसकी संख्या बढ़ाने एम्प्लीफिकेशंस करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, एलिजा, सेंट्रीफ्यूजेशंस, कूट लेखन। इसका राइट आंसर है ए, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR तकनीक की मदद से डीएनए की एक सूक्ष्म मात्रा से कुछ ही घंटों में अरबों प्रतियां का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूजेशन में मुख्य पीक के अलावा छोटे पीक होते हैं या बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बिल्क डीएनए, सैटेलाइट अनुषंगी डीएनए, कोडिंग डीएनए या कवक डीएनए। इसका राइट आंसर है बी, सैटेलाइट अनुषंगी डीएनए। घनत्व प्रवणता अपकेंद्रण में मुख्य शिखर जीनोमिक बल्क डीएनए का होता है और छोटे शिखर सैटेलाइट डीएनए को दर्शाते हैं जो पुरावर्ती अनुक्रम होते हैं। ये थे हमारे टोटल 50 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट लाएंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।